कैसे भाई? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे और स्वस्थ भी होंगे। तो बेसिकली जो ना हम लोग राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ चुके थे। अब हम बात करेंगे, चलेंगे आगे, और आगे कहाँ बढ़ेंगे? राजस्थान के भौतिक प्रदेश की बात करेंगे अब। तो चले यहाँ से। जी भाई आ जाओ। कहाँ चलें? राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की बात करते हैं। सुनना, पहले हेडिंग लगाते हैं, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश जी, कुछ बेसिक सी चीजें हैं, पहले वो समझ लो ताकि चीजें समझ में आ जाएंगे, है ना? नहीं तो समझ में आएंगे नहीं। और दोबारा कह रहा हूं कि बेटा जितनी उपयोगिता हो ना, हमें उसी चीज को देखना है। सब एक टॉपिक हो गया, जितनी उपयोगिता हमारे लिए ना, हमें उन्हीं चीज को रखना है। हमें हमारे टॉपिक पे रहना है, उस टॉपिक से रिलेवेंट जो बातें ना उन्हीं को समझना है। अपने हिसाब से नहीं होगा सब। पिन निकलवा सकते हो बेटा यहाँ से ना जी। सबसे पहले तो माइंड में आया होगा कि गुरुजी भौतिक प्रदेश क्या होते हैं? राजस्थान के भौतिक प्रदेश तो बाद में पढ़ेंगे। भौतिक प्रदेश क्या होते हैं? इस भौतिक प्रदेशों की बात करें तो इसको ऐसे समझना कि भाई किसी भी क्षेत्र वहां की धरातलीय बनावट के आधार पर, किसी भी क्षेत्र का वहां की धरातलीय बनावट के आधार पर वर्गीकरण करना, पर वर्गीकरण जो है ना, वर्गीकरण को भौतिक प्रदेश कहते हैं, को भौतिक प्रदेश कहते हैं। इसको समझो। इसका मतलब है, जैसे मैं राजस्थान की बात करूं और राजस्थान की धरातलीय बनावट, अर्थात धरातल पे कहीं जो है ना आपके पर्वत हो सकते हैं, कहीं पे पहाड़ियां हो सकती हैं, कहीं पर मैदान हो सकता है और कहीं पे मरुस्थल। धरातल के ऊपर मतलब पृथ्वी के भूगर्भ में क्या है उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं भाई? मैं बात कर रहा हूं पृथ्वी के धरातल के ऊपर, जहां पे हम लोग रहते हैं, जहां पे हम खेत देखते हैं, पहाड़ देखते हैं, पठार देखते हैं, उनकी बात करें साहब यहाँ पर जी। तो किसी भी क्षेत्र का वहां की धरातलीय बनावट के आधार पर वर्गीकरण जो है उसे भौतिक प्रदेश कहते हैं। और इसी के आधार पर जो राजस्थान का धरातलीय बनावट के आधार पर वर्गीकरण किया गया उसको क्या बोलेंगे? राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तो आ जाएगा कि राजस्थान का धरातलीय बनावट के आधार पर वर्गीकरण, बनावट के आधार पर वर्गीकरण को राजस्थान के भौतिक प्रदेश बोलते हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेश कहते हैं साहब। तो राजस्थान को धरातल की बनावट के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया, इसको हम लोग क्या बोल देंगे? राजस्थान के भौतिक प्रदेश जी बेटा। इसको बोलते हैं फिजिकल डिवीजन कि ऑन द बिहाफ ऑफ सरफेस डाइवर्सिटी, धरातलीय जो विभिन्नताएं होती हैं, डाइवर्सिटी जो होती है, मे बी डेजर्ट, मे बी प्लेन, मे बी प्लेट्यू, मे बी माउंटेन रेंज, उसके बिहाफ के ऊपर जो डिवाइडेशन किया जाता है, जो क्लासिफिकेशन किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? उसको हम बोलते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान का फिजिकल डिवीजन कहा जाता है। ठीक है साहब। एक यहां से और भी आता है गुरुजी, एक आता है यदि हम सामान्यतः धरातल की बात करें, सामान्यतः हम धरातल की बात करें तो इसके ऊपर विभिन्न प्रकार के भौतिक प्रदेश पाए जाते हैं। तो एक आ जाएगा कि सामान्यतः धरातल के ऊपर विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। विभिन्नताएं पाई जाती हैं। सामान्यतः धरातल पर विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। विभिन्न प्रकार की विभिन्नताओं का मतलब, जैसे एग्जाम्पल दे दूं मैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि मैदान होगा, पर्वत हो सकता है, पठार हो सकता है, दलदल हो सकता है और मरुस्थल है। इस प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो कभी माइंड में ऐसा भी आया होगा ना कि गुरुजी अलग अलग प्रकार की
अलग अलग प्रकार की विभिन्नताएं क्यों पाई जाती हैं भाई? कहीं पर मैदान क्यों, कहीं पे पर्वत क्यों, कहीं पे पठार क्यों, ये क्यों? तो ये भौतिक प्रदेश बने कैसे? इस प्रकार की है ना, क्योंकि ये अलग प्रकार की विभिन्नता कैसे बनी, इनकी बात की जाती है साहब जी। देखो, तो अगली चीज यहां से आती है कि भाई अलग अलग प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती, क्यों होता है? तो नेक्स्ट आता है कि भौतिक प्रदेशों का निर्माण। नेक्स्ट होता है भौतिक प्रदेशों का निर्माण, कि भाई इन भौतिक प्रदेशों का निर्माण कैसे हुआ? भाई कुछ तो रहा होगा जिसकी वजह से कहीं पर मैदान बने होंगे, कुछ तो रहा होगा जिसकी वजह से कहीं पर आपके पर्वत बने होंगे, कुछ तो रहा होगा जिसकी वजह से कहीं पर पठार बने होंगे, और कुछ तो हुआ होगा कि जिसकी वजह से कहीं पर मरुस्थल बने होंगे। एक जैसी प्रोसेस तो नहीं होगी, एक जैसा घटनाक्रम तो नहीं होगा। एक जैसा होता इसका मतलब सब जगह एक जैसी स्ट्रक्चर होती है। दलदल का मतलब है पानी दलदली बन जाती है जी, जमीन दलदली बन जाती है, सब पानी भर जाता है और जमीन नीचे से कमजोर हो जाती है, उसको बोलते हैं दलदल। तो इन भौतिक प्रदेशों का निर्माण कैसे हुआ उसकी बात करते हैं। चलो आगे देखते हैं, आराम से पीडीएफ आपके पास है, एग्जैक्ट नोट्स की तरह लिखे, आराम से उतार लेना मेरे भाई जी। तो यहां से आता है कि जी भौतिक प्रदेशों का निर्माण, तो यहां पर आता है कि सर्वप्रथम, ऐसे माने कि भूगोलवेताओं के अनुसार, भूगोलवेताओं के अनुसार भूगोलवेताओं के अनुसार सर्वप्रथम, सुनना, भूगोलवेताओं के अनुसार सर्वप्रथम सूर्य स्वतंत्र रूप से स्थित था जी। भूगोलवेता कहते हैं कि पहले सूर्य स्वतंत्र था, अकेला सूर्य था। मतलब यहां पर मैं बना दूं, सर्वप्रथम सूर्य स्वतंत्र था, तो ये मैंने आपके बना दिया सूर्य, ये हो गया सूर्य। ठीक है गुरुजी। यहां जाएगा कि सूर्य पर हाइड्रोजन व हीलियम गैस उपस्थित थी। सर्वप्रथम सूर्य स्वतंत्र रूप से स्थित था, एक सूर्य था और सूर्य पर हाइड्रोजन और हीलियम गैस स्थित थी। ठीक है गुरुजी। उसके बाद यहां पर क्या हुआ? बाद में यहां नाभिकीय संलयन अर्थात एटम बॉन्ड, इंग्लिश में बोलते हैं एटम बॉन्ड, यहां नाभिकीय संलयन या नाभिकीय संयोजन या एटम बॉन्ड संयोजन की प्रक्रिया हुई, जिससे उच्च मात्रा में ऊर्जा निकली। जिससे उच्च मात्रा में क्या निकली? ऊर्जा निकली। मतलब गुरुजी, मतलब है भाई कि यहां पर क्या हुआ? नाभिक के संलयन का मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिली और इससे बना हीलियम। नाभिक के संलयन का मतलब है दो अणु आपस में मिलते हैं, दो अणु आपस में मिलते हैं। तो यहां पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिले और मिलकर के क्या बना? हीलियम बना। और जब हीलियम बना तो यहां पर ऊर्जा बहुत सारी निकली, बहुत ज्यादा ऊर्जा निकली, बेहिसाब बहुत तगड़ी वाली ऊर्जा निकली। और इस ऊर्जा से यहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हुआ, बहुत ज्यादा क्या हुआ? टेम्परेचर हुआ। तो नेक्स्ट यहां पर जाएगी उच्च ऊर्जा के कारण सूर्य पर उच्च तापमान पाया जाता है, उच्च तापमान पाया
जाता है, जिससे सूर्य तरल अवस्था में था। यहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर था और तापमान ज्यादा होगा तो वो चीजों को पिघला देता है। तापमान ज्यादा होगा तो वो चीजों को पिघला देता है साहब, है ना, वो चीजों को पिघला देता है। अब पिघला देगा तो पिघलाने के बाद कौन सी अवस्था आएगी? तरल अवस्था, लिक्विड फॉर्म में। तो यहां पर जिससे सूर्य किस अवस्था में था? तरल अवस्था में था। एक बात यहां से हो गई, मतलब भूगोल वालों ने यह कहा कि पहले एक सूर्य ही था, हाइड्रोजन और हीलियम गैस थी, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के क्या बनाया? हीलियम बनाया। और हीलियम जब हीलियम बना तो उससे बहुत सारे टेम्परेचर निकला, और बहुत सारा टेम्परेचर हुआ तो उससे सूर्य के ऊपर बहुत ज्यादा ऊर्जा तापमान हो गया, और उससे आपके सूर्य क्या हो गया? गर्म अवस्था में आ गया। चलो आगे बढ़ता हूं। आगे कहते हैं उसके बाद क्या हुआ? बाद में सूर्य के पास से एक सूर्य से भी बड़ा एक पिंड गुजरा और उसके ग्रेविटी फोर्स, उसके गुरुत्व बल के कारण सूर्य से ग्रह अलग हो गए। सूर्य से ग्रह अलग हो गए। गुरुजी ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता सब। देखो ये आपका सूर्य है, टेम्परेचर अधिक था तो सूर्य तरल अवस्था में था। सूर्य तरल अवस्था में था साहब, ठीक है गुरुजी। उसके बाद में इस सूर्य के पास से एक बड़ा, या इसको मैं सूर्य को छोटा कर देता हूं और तो क्या करें, बड़ा उसको दर्शाना है। तो ये सूर्य है, तरल है, और इधर से एक बड़ा पिंड आया साहब, और इस बड़े पिंड में गुरुत्व भी क्या होगा? अधिक होगा। जैसे जैसे पिंड, है ना, जैसे जैसे ये पिंड आगे आया, जैसे जैसे भाग आगे आया सूर्य की तरफ, तो गुरुत्व बल क्या होता है? ये किसी विषय वस्तु को अपनी ओर खींचता है ना। वहां पर क्या हुआ? वहां पर आपके उसने गुरुत्व बल क्या कहता है? ये चीजों को अपनी ओर खींचता है। तो जैसे जैसे पास आया, सूर्य तरल था तो इस सूर्य में से जो पदार्थ था ना वो इसकी ओर खींचना लग गया। दूर था तो कुछ तरल पदार्थ इसकी ओर खींचा, ऐसे ये तरल पदार्थ इधर बढ़ा, और पास आएगा ये और खींचा, और पास आया ये और खींचता चला गया, और पास आया ये और खींचता चला गया। फिर ये कहते हैं कि भाई ये पास आया, बहुत ज्यादा खिसक गया, लेकिन उसके बाद ये आगे चला गया था, और जब ये आगे गया तो यहां से इस सूर्य से ये तरल अवस्था अलग हो गई। ये क्या हो गई? अलग। ये तरल था, ये और खिंचता चला गया इधर से, और ये सूर्य से अलग हो गया और ये थोड़ा सा और आगे चला गया।
और ये कहते हैं कि ये रास्ते में भटक गया, न सूर्य के पास रहा न उसके पास, और उसके बाद में इसने अपने स्थान पर खुद गति करनी प्रारंभ कर दी, और उसके बाद में धीरे धीरे से क्या निर्माण हुआ, ग्रहों का। तो बाद में सूर्य के पास से, सूर्य से एक बड़ा पिंड गुजरा, और उसके गुरुत्व बल के कारण सूर्य से कुछ ग्रह जो है ना ये अलग हो गए, और इस प्रकार से आपकी क्या बनी थी, पृथ्वी। तो आपको यहां से यहां तक लिखना है, ये समझाने के लिए था, समझोगे इसलिए था कि भाई कैसे आया और कैसे हुआ। जी हां, चलो आगे चलें साहब। अब इसका मतलब अलग हो गया, और सूर्य से अलग होकर ही पृथ्वी का निर्माण हुआ। सूर्य से अलग होकर के ही पृथ्वी का निर्माण हुआ। अब आगे चलते हैं साहब। जी भाई, अब आगे क्या, इसका मतलब पृथ्वी बन गई, तो आ जाता है कि पृथ्वी पर, अब नेक्स्ट हो जाएगा कि पृथ्वी पर प्रारंभ में हाइड्रोजन व हीलियम गैस स्थित थी। यहां भी नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया हुई। यहां भी नाभि संलयन की प्रक्रिया हुई, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी प्रारंभ में तरल अवस्था में थी। जी, तो पृथ्वी जब सूर्य से अलग हुई, यहां पर भी हाइड्रोजन और हीलियम गैस थी साहब, और वो जो है हाइड्रोजन हीलियम से यहां पर भी नाभिक के संलयन की प्रक्रिया हुई, और उस संलयन की प्रक्रिया से हमारी पृथ्वी के ऊपर भी टेम्परेचर बना, और उससे भी अपने यहां पृथ्वी भी कैसे अवस्था में थी, तरल अवस्था में थी साहब। जी हां, हो गई। बाद में धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई, जिसे अलग अलग नाम से पुकारा गया। ठंडी हुई जिससे यहां कुछ भाग स्थल रूप में भी आया, और इसे अलग अलग नाम से पुकारा गया। तो प्रारंभ में यह पृथ्वी थी, तरल अवस्था में थी, बाद में ठंडी हुई, ठंडी होने पर कुछ भाग इसमें ठोस भी बना, स्थल भी आया, तो ये स्थल भाग हो गया, और इस स्थल भाग को कहा गया था आपके पेंजिया, और ये इस स्थल भाग के चारों तरफ ये था आपका जल या तरल, इसको कहा गया पेंथालासा। यहां तक आ जाएगा साहब। जी, जी यहां तक हो गया साहब। चलो, यहां तक पेंजिया पेंथालासा आ गए। अब आगे चलते हैं साहब, और आगे चलें गुरुजी। अभी
अब यहां पे आके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट काम करेगा। यहां पे आके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट काम करेगा, और वो कॉन्सेप्ट क्या कि भाई इसको एक प्रैक्टिकल जिंदगी में समझना है ना। एक बार इसको प्रैक्टिकल जिंदगी में समझना कि आप अपने घर में फ्रिज है ना, अपने घर में जो फ्रिज है उसके ऊपर का बॉक्स आता है फ्रीजर, जिसमें बर्फ जमती है ना भाई। अब क्या हुआ, अब अपने घर में थाली भी होती है, थाली की बात करें इस तरह ठोस जमीन, थाली की बात करें, उस थाली को मान लो पृथ्वी है साहब, थाली को क्या मान लिया, पृथ्वी, और उस थाली में पानी भर दिया, तो एग्जैक्ट जो है ना अपनी पृथ्वी उस थाली में पानी भरी हुई थाली जैसी थी। प्रारंभ में अपनी पृथ्वी पानी से भरी हुई थाली जैसी थी, एकदम तरल अवस्था में, एकदम तरल अवस्था में। और उसके बाद में धीरे धीरे ठंडी हुई, तो हम क्या करते हैं, उस थाली को उठा करके फ्रीजर में डाल देंगे, थाली को उठा करके फ्रीजर में रख दिया, और धीरे धीरे वो क्या हो जाएगी, बर्फ जम जाएगी, और बर्फ जमी तो इस ठोस भाग में आ गई सब, है ना, ठोस भाग में आ गई। उसी प्रकार से हुई कि धीरे धीरे ये पृथ्वी ठंडी हुई तो कुछ भाग क्या आ गया, ठोस में। ऐसे बनते हैं सब। चलो आगे देखो, आगे बढ़ते हैं जी। अब क्या हुआ, बाद में पेंजिया के दो टुकड़े हुए, बाद में इस पेंजिया के दो टुकड़े हो गए। ये तो पृथ्वी हो गई, ये हमारा यहां पर पेंजिया था, और इस पेंजिया के हो गए दो टुकड़े। ये लो जी, बाद में इस पेंजिया के दो टुकड़े हो गए जी। जी, इसका जो ये उत्तरी भाग है, इस उत्तरी भाग को कहा गया अंगारा लैंड, और इसका ये जो पेंजिया का दक्षिणी भाग था, इसको कहा गया गोंडवाना लैंड। और ये चारों तरफ तरल था, पानी था, तो पानी इनके बीच में भी आएगा, तो इसके बीच वाले पानी को कहा गया टेथिस सागर, इसको कहा गया टेथिस सागर। ये हो गया साहब यहां पर। जी, इसको क्या कह दिया, टेथिस सागर। ठीक है साहब जी। अब यहीं से आता है कि बाद में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में वर्षा होने पर नदियों द्वारा टेथिस सागर में मिट्टी, वनस्पति व जैविक संपदा का जमाव किया गया। ये क्या कहता है भाई, पेंजिया था, पैंथालासा था, किसी कारण जैसे ना, किसी कारण की वजह से पेंजिया टूट गया, जो भी कारण रहा होगा वो हमारे काम का नहीं है।
पेंजिया टूट गया, और पेंजिया टूटने के बाद में उत्तर का भाग इसको अंगारलैंड कह दिया, और दक्षिण वाले के भाग की बात करें उसको क्या कहा, गोंडवानालैंड। और इन दोनों के बीच में पानी है, उसको टेथीस सागर कहा। बाद में क्या हुआ, इस अंगारालैंड और गोंडवानालैंड में बारिश हुई। जब बारिश होगी तो यहां से नदियां आएंगी टेथीस सागर की ओर, इधर से नदियां आएंगी टेथीस सागर की ओर, और वो नदियां अपने साथ जब बहती हुई आएंगी तो नदियां अपने साथ मिट्टी भी लेकर के आएंगी। नदी अपने साथ बीच में आने वाले कोई जीव जंतु को भी ले आके आएंगी, और नदी अपने साथ आने वाली जो नदी आएगी तो अपने साथ कोई झाड़ी पेड़ ये भी बहा कर लेके आ जाएगी। तो सब यहां पर क्या हुआ, तो नदियों के द्वारा टेथीस सागर में मिट्टी, पेड़ पौधे, जो वनस्पति या जीव जंतु, वो सब इसका यहाँ पे जमाव किया गया। ये धीरे धीरे टेथीस सागर में जमाव होने लग गया। साहब यहां से आ जाता है जी। चलो आगे देखो, है ना, ये आपके यहां से हो गया भाई। अब क्या हुआ गुरुजी, जमाव हो गया। जमाव हुआ तो क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अब तो आ जाएगा बाद में अंगारालैंड और गोंडवानालैंड पास आए। जिसके फलस्वरूप भौतिक प्रदेशों का निर्माण हुआ। कैसे, देखो भी यहां से, कि गुरुजी उस समय तो वनस्पति थी नहीं, तो बारिश हुई होगी तो वनस्पति नहीं होगी क्या? क्या दिमाग लगाते हो कि गुरुजी नदियां ना कहां से आई? सर उस समय मिट्टी और वनस्पति कहां से आई? जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो पेंजिया तो ठोस बना ही था। पेंजिया क्या बना? स्थल। उस स्थल के ऊपर बारिश भी हुई है, तो बारिश हुई होगी तो वनस्पति भी पैदा हुई होगी। स्थल बना है तो मिट्टी भी बनी है, और उसके बाद में वहां नदियां बही है। पानी में थोड़ी नदियां बही है। जी हां, देखो इसका मतलब यह हुआ कि ये अपनी पृथ्वी थी, ये पेंजिया था आपका ठोस भाग, स्थल भाग, और ये आपका ये अंगारालैंड, ये गोंडवानालैंड था। और यहां पर ये जो बीच में टेथीस सागर था, इसमें नदियों के द्वारा मिट्टी, वनस्पति, जैविक संपदा का जमाव कर दिया। और इसको यहां पर हम क्या बोलते हैं, किस किस का जमाव हुआ? मिट्टी, वनस्पति और जैविक संपदा, इनका जमाव हुआ। और इसको एक सिंपल भाषा में बात करें तो इसको बोलते हैं अवसाद, सेडिमेंट। इसको अवसाद या क्या बोलेंगे? सेडिमेंट। जी ठीक है साहब, ये हुआ। और बाद में ये जो अंगारालैंड है ये चला आपके, ये पास पास आया तो ये इधर चला होगा, और गोंडवानालैंड ऊपर चला होगा। जब दोनों पास पास आएंगे तभी तो पास पास आएंगे, और जब ये दोनों पास पास आए तो भौतिक प्रदेशों का निर्माण हुआ। कैसे? ये आपको बर्गर जैसा दिख रहा है, बर्गर जैसा है साहब। अभी यहां कोई युग नहीं है ना जी, ये बर्गर जैसा दिख रहा है ना। आपके सिलेबस में युग का पोर्शन है, ना आपके सिलेबस में युग है, ना आपके सिलेबस में युग का पोर्शन है। जी हां, बर्गर जैसा दिख रहा है साहब। और इस बर्गर में बीच में आपको चीज, पनीर, टमाटर वमाटर सब दिख रहा होगा जी यहां पर।
है ना। तो ये बर्गर बन गया तैयार। और जब पास पास आए, जब आप बर्गर खाते हो, हाँ, तो जैसे बर्गर खाते हो वो दबता है ऊपर नीचे से, तो इसकी चीज पिज्जा कहां निकलती है, बाहर निकल जाती है ना। वो चीजें बाहर निकलती हैं। एग्जैक्ट वही यहां पर हुआ। जब ये बाहर निकला ना, तो उस समय की बात करें, जब ये बाहर निकला तो उसी से क्या बना था, आपके विभिन्न प्रकार के भौतिक प्रदेश बने। उस समय पे हमारे क्या बने थे, भौतिक प्रदेश। गुरुजी कैसे, तो वास्तविक रूप से इसका एक सेकंड पिक्चर और है। ये तो हमें ऐसा लिखता है, लेकिन वास्तविक रूप से हमारे धरातल पे ऐसी स्थिति थी। हमारा धरातल जो था ना, वो वास्तविक रूप से ऐसा था कि भाई ये तो था हमारा अंगारा लैंड, ये हिस्सा तो था अंगारा लैंड का, और ये हिस्सा था आपके हमारे गोंडवाना लैंड का। ये हमारे अंगारा लैंड और ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। और इन दोनों के बीच में यहां पर ये पानी भरा हुआ था, और यह था हमारा टेथिस सागर। इधर अंगारा लैंड से बहती हुई नदियां आई, इधर से नदी आई, और नदी आके और इस समुद्र की गहराई में कोई मिट्टी हो गई, वनस्पति हो गई, इन सब का जमाव करती चली गई। इधर से भी क्या आई, नदी, और वो जो नदी आई इसके द्वारा भी यहां पे जमाव किया। तो धीरे धीरे मिट्टी का जमाव होता चला गया, वनस्पति का जमाव होता चला गया। ये कई चीजें यहां से आ जाती हैं, सब कई चीजें जमा होती चलेगी सब। सूर्य ताप और गर्मी एक नहीं है, जलवायु में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा कुछ भी जी, बल्कि सूर्य ताप और गर्मी एक नहीं होती है। सूर्य ताप और तापमान दोनों चीजें अलग है सब। हाँ जी, देखो यहां से बाद में जब ये अंगारा लैंड इधर खिसकता है और गोंडवाना लैंड इधर खिसकेगा, इसमें गति पैदा हुई इधर, इसमें गति पैदा हुई इधर। जब ये दोनों पास पास आएंगे, जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मेरे पास एक पेज है, युग अलग बेटा, आप ही अलग बताऊंगा मेरे भाई, वो अलग बताऊंगा। बल्कि मैं पृथ्वी की युगों की बात नहीं करूंगा, मैं राजस्थान की आंतरिक संरचना बता दूंगा। पृथ्वी के ऊपर जो एज है ना, एज एरा, वो अपने सिलेबस नहीं है राजस्थान में। राजस्थान के अंदर है ना, वो हमारे एरा नहीं है, नहीं है बेटा। सर स्लो बहुत बताते हो, आदों को तो ये समझ में नहीं आ रहा डोपा। आदों को तो ये नहीं समझ आ रहा जी। देखो इससे संबंधित होंगे, मैं वही कमेंट्स पढ़ूंगा, बाकी मैं कमेंट्स नहीं पढ़ूंगा। आपके कमेंट्स आ रहे हैं साहब, बहुत सारे आ रहे हैं, बट इससे संबंधित होंगे, मैं उन्हीं की चर्चा करूंगा, उन्हीं पे जवाब दूंगा। इसके अलावा ना मैं किसी को पढ़ूंगा, ना किसी का जवाब दूंगा कि जी फलानी सिंह, दिमकी सिंह, टिमकी सिंह, वो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुम्हारे के चक्कर में बाकी बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। देखो क्या हुआ यहां से, जैसे ये पृथ्वी है, जैसे ये था आपका सूर्य, और मैं इसको दोनों तरफ से दबाऊं तो देखो इसके ये कहां उठा, ऊपर उठा कि नहीं उठा, यहां था, दोनों तरफ दबाया, देखो ऊपर उठ गया, ये पास पास आया। वैसे यहां से आया, जब ये पास पास आया तो इसके अंदर ये जो आपके चीजें थी है ना, ये बाहर आ गई, और बाहर आने पर और ये धरातल के ऊपर आ गई। पानी तो चला जाएगा पीछे, और ये धरातल पर नई चीजें आ गई, और नई चीजें आ गई तो इन्हीं से क्या बन गए थे, अपने यहां पर पूरे पृथ्वी पे क्या बने थे, भौतिक प्रदेश जी। तो ये भौतिक प्रदेश बने थे, ये समझने के लिए था, ना ये राजस्थान की ज्योग्राफी में है, ना कहीं और पे। सर समझने के लिए कि गुरुजी भौतिक प्रदेश कैसे बने, वास्तविक रूप से हमारे यहाँ राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं, गुरुजी इनका वर्गीकरण किसने किया। हाँ जी, ये है बात। एक को बताओ, एक कह रहा है गुरुजी टेथिस सागर कब बना, कितना समय लगा। क्या करना, कब बना, क्या ना टेथिस सागर, समय कोई पत्रा थोड़ी लिखना, उसका कोई इतिहास थोड़ी लिखना, तेरे को समझना है कि कहां से बना है।
जी आगे देखो, तो यहां से इस प्रकार से आपके भौतिक प्रदेश बन गए। अब ये भौतिक प्रदेश बने, इसका मतलब है कि कहीं पर मैदान बन गए तो कहीं पर कुछ और बन गए, ऐसे बने थे। अब मुद्दा आ जाएंगे हम अपने राजस्थान के ऊपर। तो अब यहां से आते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। हमारे सिलेबस में ये है, ये तो मैंने इसलिए बताया था ताकि भाई ये भौतिक प्रदेश कैसे बने, पृथ्वी के ऊपर कहां से क्या हुआ, यह समझाने वाला बिंदु था साहब। जी हमारे यहां से काम आएगा साहब। हाँ जी, अब देखो यहां से हमारे यहां पर आता है कि गुरुजी इसका मतलब राजस्थान में भौतिक प्रदेश थे, वो पृथ्वी के ऊपर किसी भी प्रकार की घटनाओं की वजह से बने होंगे। पहला प्रश्न हमारे एग्जाम में आता है कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सर्वप्रथम वर्गीकरण। हमारे एग्जाम में प्रश्न यह आता है कि भाई राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सर्वप्रथम वर्गीकरण जो है ये किसने किया साहब। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सबसे पहले जो वर्गीकरण किया था, यह वर्गीकरण किया था वीसी मिश्रा ने। अब आदों के ये भी समस्या खड़ी जाएगी, गुरुजी इसकी फुल फॉर्म बताओ। जैसे रिश्तेदारी में पड़ता है, गुरुजी नाम तो बता ही दो। हाँ चिंता मत करो, एग्जैक्ट वही बात कर रहा हूं, इसके अलावा कोई कमेंट्स फालतू पढ़ ही नहीं रहा आज, है ना भाई। जी यहां से तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया, वीसी मिश्रा ने किया। एक तो ये, दूसरा गुरुजी कब किया, यह वर्गीकरण किया था 1967 में। और किसमें, तो राजस्थान का भूगोल नामक एक पुस्तक थी। राजस्थान का भूगोल नाम से आपकी एक पुस्तक थी, और इस पुस्तक के अंदर इन्होंने किया था, आपके वीसी मिश्रा ने वर्गीकरण किया साहब। वीसी मिश्रा ने क्या कहा, इस वीसी मिश्रा ने तो आ जाएगा कि 7 भागों में वर्गीकरण किया। वीसी मिश्रा ने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 7 भागों में बांटा, और वो नाम याद आने चाहिए साहब, है ना, वो नाम याद आने चाहिए आपको। जी ये राजस्थान है, और इस राजस्थान के अंदर क्षेत्र वाइज वर्गीकरण किया। अब आप कहोगे जिले, तो बेटा वीसी मिश्रा तो 1967 में करके चला गया, उस समय आज के बराबर जिले नहीं थे, तो वीसी मिश्रा ने क्षेत्र के अनुसार बांटे थे साहब, है ना। यहां पर एक तो उन्होंने बांटा, कहा एक तो आ जाएगा आपके यहां पे नहरी प्रदेश, एक प्रदेश, एक क्षेत्र, तो ये बांटा इन्होंने। जी एक प्रदेश तो ये था, और इसको कहा आपके नहरी प्रदेश, इसको कहा नहरी प्रदेश। एक तो ये जो आपके राजस्थान का उत्तरी भाग है, इसको कई जगह उत्तरी नहरी प्रदेश ही बोलते हैं। एक तो ये सब नहरी प्रदेश। दूसरा यहां पर एक भाग आया आपके, इसी के बाद हम बात करें ये भाग, इसकी बात करें, ये जो भाग था इसे कहा शुष्क मरुस्थल। राजस्थान के इस पश्चिमी भाग के सारे शुष्क मरुस्थल का क्षेत्र, नाम याद आने चाहिए सब। 1968 पढ़ा था, कोई बात नहीं बेटा, अब 1967 पढ़ लेना। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक खोल लेना, उसमें जाकर के देख लेना। जी एक और लो कि गुरुजी किस आधार पर बांटा वीसी मिश्रा ने, तो डोपाई तो शुरू से बता रहा हूं, धरातल की बनावट के आधार पर भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण होता है। शुरू में नहीं लिखवाया भौतिक प्रदेश धरातल की बनावट के आधार पर, तो अब धरातल की बनावट के आधार पर बांटा। जी उसके बाद में एक इन्होंने बांटा, यहां से आपके आ जाएगा लंबा चौड़ा क्षेत्र था ये, और इसे कहा अर्ध शुष्क मरुस्थल।
एक ये छोटा सा भाग है यहां, इसको कहा अरावली क्षेत्र। इन्होंने अरावली क्षेत्र इतना ही माना, इतना ही माना तो इतना ही माना, इतना ही याद रखना है, लंबी चौड़ी नहीं साहब। नेशनल बुक ट्रस्ट ने इसका अनुवाद किया था, राजस्थान भूगोल, ये नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा प्रकाशित थी। सर मैंने तो 1968 पढ़ा, तो पढ़ा होगा, मैं क्या करूं। हाँ, प्रकाशन 1968 में हुआ होगा। अब 1967 बता रहा हूं, जाकर के हिंदी ग्रंथ अकादमी बुक चेक कर लेना। और आपने कहां से पढ़ा उसका अथेंटिक सोर्स दे दो। गाइड का नाम लिया तो कूट दूंगा, ध्यान रख लेना। गाइड का नाम बिल्कुल नहीं लेना। अथेंटिक सोर्स की गुरुजी हिंदी ग्रंथ अकादमी एनसीईआरटी की किसी बुक में पढ़ा है 1960 तो बताना जी। किसी टीचर का नाम ले दिया तो भी उचित नहीं है, किसी गाइड का नाम ले दिया तो भी उचित नहीं है, और किसी गूगल का नाम ले तो भी उचित नहीं है। हिंदी ग्रंथ अकादमी एनसीईआरटी की बुक का अथेंटिक सोर्स तो ये नाम लेना, इसके अलावा ना बिल्कुल नहीं साहब। हाँ, वहां पढ़ा होगा तो वो अथेंटिक नहीं है जी। हाँ, उत्तरी सिंचित मैदान कहा, इसको नहरी प्रदेश भी कहते हैं, इसको उत्तरी सिंचित मैदान भी कहा जी, ये भी कहा दिया था। आगे सब डरा नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं कि मर्जी से किसी का नाम लेना उचित नहीं है जी। फलाने सिंह ने पढ़ाया तो फलाना सिंह भगवान नहीं है। हिंदी आप उसको कोर्ट में ले जाकर के किसको कोर्ट करोगे। आपने प्रश्न करके आ गए जी कहां कब किया, और आप करके जी 1968, और उन्होंने कहा ना उत्कर्ष के नोट्स, तो उत्कर्ष के नोट्स लाके कोर्ट में खड़ा हो जाना। मैंने कहा ना, नोट्स किताब का नाम मत लेना, तो बुद्धि कम काम करती है। किसी सर का, किसी नोट्स का, किसी बुक का नाम मत लेना। हिंदी ग्रंथ अकादमी का नाम ले दो, एनसीईआरटी का नाम ले दो, किसी रिपोर्ट का नाम ले दो। बोलो तो एग्जैक्ट सोच समझ के बोलो कि हमें क्या बोलना है। जब कोर्ट में जाओगे ना तो उत्कर्ष के नोट्स मान्य नहीं होंगे, नरेंद्र की बात मान्य नहीं होगी। और मान्य क्या होगी, हिंदी ग्रंथ अकादमी बुक में है, हाँ जी है, एनसीईआरटी की बुक में है, आरबीसी की बुक में है, या फिर किसी रिपोर्ट में है। आ जाओ साहब, यहां पे कितने हो गए, 1 2 3 4। उसके बाद में एक आपके ये क्षेत्र है थोड़ा सा, पूर्वी राजस्थान का थोड़ा क्षेत्र था, इसे कहा था चंबल बीहड़। इसे चंबल बीहड़ कहा, इसे क्या कहा, चंबल बीहड़। उसके बाद में एक आपके आ जाएगा यहां से, ये हिस्सा, और इस हिस्से को क्या कहा, इसको कहा दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। और बाकी बच गया एक हिस्सा ये, तो इसे कहा आपके पूर्वी कृषि एवं औद्योगिक प्रदेश, पूर्वी कृषि एवं औद्योगिक प्रदेश। तो 7 भागों में बांटे, इन 7 नाम याद रखना साहब, है ना जी। एनसीईआरटी की बुक में 1967 है बेटा जी, है ना, हिंदी ग्रंथ अकादमी 1967 है जी। तो ये आपको ध्यान में रखना। तो उतार लो यहां तक के नोट्स, उसके बाद में आगे चलेंगे साहब। बीएड वगैरह क्या होता है, जो आगे बढ़ेंगे तब आते जाएंगे, यहां तक आपको उतार लेना है। आज के लिए बस इतना ही। मुझे 1-2 दिन थोड़ा सा ऑफलाइन में जाना पड़ रहा है, तो मैं इनकी चर्चा बाद में आगे समय पे बढ़ा देंगे साहब, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।